सो हेलो एवरीवन। एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। सब चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कब आपका फॉर्म फिल होना है, कब टीयर 1 का एग्जाम होना है, कब टीयर 2 का एग्जाम होना है। अब देखिए, इसमें तो उलझिए मत कि किसका गैस सही हुआ किसका गैस गलत हुआ, क्योंकि देखिए अब तो आप सबको ये इंश्योर करना है कि 2026 में आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। और मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही हैं और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव रहो, मेरिट को अच्छे से क्वालिफाइड कर पाओ। क्योंकि जब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही होती हैं और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं तो मेरिट ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में आपको इंश्योर करना है कि 2026 में हर हाल में आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। चलिए, आज अभ्यास डीपीक्यू सीरीज जो कि लेटेस्ट एसएससी पैटर्न पर बेस्ड है, उसका हम सेट नंबर 50 को डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपियर्ड हुआ हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपियर्ड हुआ हूं। चलिए, सेट नंबर 50 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका संबंध किससे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ये संबंधित है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो पार्ट 5 है आपका, जो संविधान का जो पार्ट 5 है जो संबंधित है द यूनियन से संबंधित है, उसमें आपके कितने इस पार्ट में कितने आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151। मैं बार बार ये चीजें हर सेट में इसलिए लिखता हूं जिससे कि आपको ये चीज अच्छे से याद हो, जो भी संवैधानिक जितने भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो और इसमें चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, वो आपका संबंधित है कैग से। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसमें कितने आर्टिकल हैं, इसमें आर्टिकल 148 से लेके 151 है। ठीक है, अब जितने भी संबंधित है, अब देखिए इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 148 है किससे संबंधित है, स्टैब्लिश अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन। ठीक है, एस्टैब्लिशेस द इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग। तो जो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यहाँ सरकार से इसका किसी भी तरीके से एक स्वतंत्र संस्था, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है आपकी कैग। अच्छा, कैग को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। ठीक है, अच्छा इनको क्या, इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है। एक चीज याद रखिएगा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है इनको ना 6 साल या 65 ईयर, जिसमें से पहले हो वो इनका टेन्योर होता है। ठीक है, अच्छा जो कैग है उसको आप एक प्रॉपर प्रोसीजर मेंशन किया गया है कि किस तरीके से कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसको उसके पद से किस तरह से हटाया जा सकता है। तो वो प्रोसीजर क्या, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है उसी तरीके से कैग को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है कैग की, कैग सबसे पहले तो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे निर्भर नहीं करता है। अच्छा, इसकी जो सैलरी और सर्विस कंडीशन है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपकी पार्लियामेंट, संसद डिसाइड करती है। अच्छा, एक बार आप कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद आपने स्वीकार किया, उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये इंश्योर करता है कि आप इम्पार्शियल रहें। ठीक है, और जो भी उसका एक्सपेंसेस होता है वो कौन बियर करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसमें आपका, ये आपका आर्टिकल 266। उसके बाद जो आर्टिकल 149 है ये संबंधित है आपका ड्यूटीज एंड पावर से। ठीक है, अब देखिए रिगार्डिंग, अच्छा ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ये आपका क्या करते हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है कि जितनी पीएसयूज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे आपका कंटेंजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया से कोई मनी विड्रॉ हुआ हो, उन सब चीजों को ऑडिट करता है। इसका मुख्य काम क्या है, ऑडिट संबंधी कार्य है। अब इसके लिए एक एक्ट भी पास किया गया है, कैग एक्ट 1971। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आर्टिकल 150 है ये आपको क्या प्रिस्क्राइब करता है, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब ये फॉर्मुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। अच्छा, ये कैग का मुख्य काम क्या है, ऑडिट करना। ठीक है,
अकाउंट्स की ये ऑडिट करता है। फिर जो रिपोर्ट होता है, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, वो आपका देखो, यदि वो यूनियन से संबंधित रिपोर्ट है तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, और फिर प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के बिफोर सबमिट करेगा। याद रखिएगा, यदि यूनियन से संबंधित है तो वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी, और फिर वो प्रेसिडेंट उसको, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पे रखेगा। सेम चीज आपका स्टेट के मामले में, स्टेट के ऑडिट रिपोर्ट को गवर्नर को देगा, और गवर्नर फिर उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा। तो याद रखिएगा, जो कैग है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, और इसको आर्टिकल 148 के तहत गठित किया गया है, और इनका टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर और 65 ईयर, जिसमें से जो पहले हो। और इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा, सार्वजनिक धन की संरक्षक, क्योंकि ये आपका ऑडिट करता है, इंश्योर करता है कि पैसा जिस मत के लिए निकाला गया है उसी मत में वो खर्च हुआ हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आप इसका पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कैग इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कैग भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका किस आर्टिकल से बना है, ये आर्टिकल आपका 324। ठीक है, उसी तरीके से आपका कैग आपका आर्टिकल 148 के तहत बनाया गया है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम, कैग इज नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंश्योर करता है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट फंड, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, या जो भी फंड आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है, उन सारी संस्थाओं को ये ऑडिट करता है। ठीक है, तो इसको कैग सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अच्छा, जो भारत के जो पहले कैग रहे, जो फर्स्ट कैग इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे आपके बी हरहरि राव। बी हरहरि राव। ठीक है, और इन्होंने ये पद 1948 से लेके आपका 54 तक इसको संभाला। और वर्तमान में कौन है आपके, क्या एट प्रेजेंट आपके जो हैं, प्रेजेंट जो हैं आपके, वो हैं आपके श्री संजय मूर्ति। याद रखिएगा, श्री संजय मूर्ति। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किससे संबंधित है, ये बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी रिसेंटली राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया है, और उसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। तो जो सबसे पहले तो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, या जो अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, वो किस आर्टिकल से आती है, अनुच्छेद 123 के तहत माध्यम से। ठीक है, ये प्रेसिडेंट की पावर होगी ऑर्डिनेंस। और जो आपका गवर्नर का कितना होता है, गवर्नर का होता है आर्टिकल 213। ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों को एक साथ आप देखेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ 100 का फर्क है। ठीक है, गवर्नर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्सक्लूडिंग द, देखिए याद रखिए, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 33 टू 37। भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज। ठीक है, अब इंक्लूडिंग की बात करें तो ये 38 हो गई है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, तो सही विकल्प क्या रहेगा हमारा, सही जवाब क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा हमारा, देखिए सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा कि पार्ट 5 में जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कितने आर्टिकल हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं आपके जो यूनियन जुडिशरी के लिए हम जो बात करते हैं वो है आर्टिकल नंबर
124 से लेके आपका कितना 147 तक। तो ये सारे आर्टिकल किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। ठीक है, और आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ जजेस की बात है, तो नंबर ऑफ जजेस की संख्या फिक्स नहीं है, वो समय समय के साथ बदलती रही है। और नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे ये कौन डिसाइड करता है? ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। याद रखिएगा, नंबर ऑफ जजेस को कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करती है पार्लियामेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है सेबी इज द प्रिंसिपल स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंडिया सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट। तो सेबी भारत के प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए प्रमुख वैधानिक नियामक संस्था है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो जो आपका कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? कैपिटल मार्केट रेगुलेटर आपका सेबी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपकी वैधानिक, देखिए हम इस पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो संस्थाएं होती हैं वो तीन तरह की होती है। एक तो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। इसका अभी हमने देखा भी है कि जो कैग है आपकी, वो कैसी संस्था है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि उसको सीधे सीधे भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के माध्यम से बनाया गया है। और फिर दूसरी संस्थाएं आपकी कौन सी होती हैं? जो स्टैट्यूटरी होती हैं, जो आपके पार्लियामेंट या राज्य विधानसभाओं द्वारा जो पारित कानून होते हैं उसके माध्यम से उनको गठित किया जाता है, तो उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर जो तीसरी कैटेगरी की बॉडी होती है उनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी या नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी, इसमें कौन आता है? ये कैसी संस्थाएं होती है जिसको मतलब जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है या जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उसके किसी रेजोल्यूशन के माध्यम से उनको गठित किया जाता है। जैसे आपका नीति आयोग है। नीति आयोग कैसी संस्था है? आपकी नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी की कैटेगरी में आती है। प्लानिंग कमीशन भी इसी कैटेगरी में आता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सेबी तो आपकी क्या है? एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अब इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था आपका, देखिए अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं पहले। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन अप्रैल 12 1988। ठीक है, तो जब इसका गठन किया गया था तब इसको कोई भी स्टैट्यूटरी दर्जा नहीं मिला था। इसको स्टैट्यूटरी दर्जा कब मिलता है? जब सेबी एक्ट पास किया जाता है। सेबी एक्ट 1992 पास किया जाता है, उसके माध्यम से इसको क्या मिलता है? आपका स्टैट्यूटरी दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब इसका गठन किया गया था तब ये नॉन स्टैट्यूटरी थी, और इसका गठन 1988 में हुआ था, और इसको सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से इसको स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया। और ये आपका कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका सेबी का? सेबी का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यदि स्टॉक एक्सचेंजेस की, भारत की यदि कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपकी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये दोनों एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसको क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। ठीक है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसको सेंसेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स के माध्यम से आपके जो भारत के जो 30 महत्वपूर्ण पूंजी के आधार पर जो कंपनीज होती हैं उनका एक वो है। ठीक है, 30, इसमें 30 कंपनीज होती है, इसमें 50 कंपनीज होती है। इन दोनों का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका हेडक्वार्टर है इनका आपका मुंबई में। और ये एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह है आपका। ठीक है, तो सही विकल्प क्या रहेगा? सही विकल्प क्या रहेगा? आपसे पूछा विच ऑफ द गिवन एबो इज आर करेक्ट। ठीक है, उपयोग में से दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु रिसीव स्वीडन रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रांड क्रॉस ऑन 17 मई 2026 इन गॉटेनबर्ग। ठीक है, तो 17 मई 2026 को गोटेनबर्ग में स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस किसे प्राप्त
हुआ। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली जो क्या बोलते हैं उसको, और आपके ऑप्शंस क्या क्या है, नरेंद्र मोदी, उल्फ क्रिस्टियन, किंग कार्ल सिक्स गुस्ताफ, जोन्स गैरे। ठीक है, तो अभी ये क्या बोलते हैं उसको, ये आपका स्वीडन का हाइजेस्ट ऑर्डर, हाइजेस्ट अवार्ड है। अभी रिसेंटली ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, और जो किंग कार्ल सिक्स गुस्ताफ है, ये कौन है आपके, किंग ऑफ स्वीडन, याद रखिए, किंग ऑफ स्वीडन, स्वीडन। ठीक है, और ये अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये स्टार्ट किया गया था आपका ये स्टार्ट किया गया है आपका 1748 में। आप देखिए कब से कब इस अवार्ड को रखा गया है। ठीक है, और ये जो है आपके उल्फ क्रिस्टलन, ये कौन है आपके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, स्वीडन। ठीक है, और ये आपके कौन है, जॉन गैस आपके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने 5 नेशन टूर किया हुआ है यूरोप के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई अवार्ड्स वगैरह किसी को दिया जाता है, कुछ भारत के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति को, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर अ रिकॉर्ड 32 टाइम्स ऑन 7 मई 2026। तो 17 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 32वीं बार किसने चढ़ाई की। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि 32वीं बार किसने 17 मई 2026 को इस चोटी पे चढ़े। ठीक है, तो इसका सही और ऑप्शंस क्या है, कामी रीटा शेरपा, निर्मल पूजा, तेंजिंग नोर्गे और अपा शेरपा। तो सही जवाब क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा आपका कामी रीता शेरपा। ये शेरपा है जो माउंट एवरेस्ट पे 32वीं बार चढ़े, सोचो 32वीं बार। ठीक है, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट व्यक्ति हैं जिनको क्रेडिट दिया जाता है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, वो है सर एडमंड एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। और ये कहाँ के थे, ये आपके थे न्यूजीलैंड के, सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे कौन थे, शेरपा थे, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड। क्योंकि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके साथ शेरपास जाते हैं, शेरपा क्या करते हैं, गाइड कर रहे होते हैं उनको। और तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्वे, नॉर्गे। ठीक है, इस शेरपा थे आपके। उसका जो फर्स्ट महिला थी वो कौन सी थी, फर्स्ट वुमेन थी आपकी, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की वो थी जोंको जोंको तेबई, जोंको तेवई, तेवई। और ये कहां से थी, ये थी जापान से। और इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कब की, माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई की थी 1975 को। और एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने कब की थी ये आपकी, 1953 को। और भारत की तरफ से पहले जो व्यक्ति थे जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की वो कौन थे आपके, कैप्टन अवतार सिंह, कैप्टन अवतार सिंह। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, फर्स्ट इंडियन। ठीक है, और इन्होंने ये चढ़ाई कब की थी, 1965 में। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है वो कौन है आपकी, फर्स्ट इंडियन वुमेन है बछेंद्री पाल। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की वो थी बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल की पाल। और ये चढ़ाई इन्होंने कब की थी, ये इन्होंने चढ़ाई की थी आपके 1984 में। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति याद रखिए, सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे आपके पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की वो थी जुंको तेबई, वो जापान से संबंधी। यदि हम भारत के बारे में बात करें तो कैप्टन अवतार सिंह पहले
पुरुष थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, और महिला में यदि हम देखें तो बछेंद्री पाल ने चढ़ाई की थी। ठीक है, अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये सही से मैंने इसको टेबल को मेंशन नहीं कर पाया। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, किस हिमालयन रेंज में? ये हिमालयन रेंज में है, और ये अभी इसकी जो लोकेशन है वो नेपाल चाइना बॉर्डर पे है। ठीक है, दूसरी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई। ठीक है, उसके बाद है K2, सबसे फर्स्ट पे है आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है आपकी K2। ठीक है, K2 कहाँ पे? K2 जिसको गॉर्डमैन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और ये कराकोरम रेंज में, याद रखिएगा कराकोरम रेंज में है। और ये आपके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद माउंट कंचनजंगा है। ठीक है, ये आपकी कहाँ पे? ये आपकी हिमालयन रेंजेस में आती है। फिर उसके बाद आपकी माउंट लुसेतो है, याद रखिएगा माउंट लुसेतो हिमालयन पीक है। फिर माउंट मकालू है आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये दुनिया की सबसे सबसे ऊंची चोटियां आपको किन रेंजेस में देखने को मिलती है? हिमालयन रेंजेस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा ये आपका है तो यहाँ पे अच्छे से माउंट एवरेस्ट हो गया हिमालयस में, नेपाल चाइना बॉर्डर पे हो गया। K2 आपका कराकोरम रेंज में होगा। कंचनजंगा आपका हिमालयन रेंज है, इंडियन नेपाल रीजन, और देखिए उसकी हाइट भी यहाँ मेंशन की गई। एग्जाम में अक्सर ये अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड अली फलाह खदिम अल जैदी ऑन अज्यूमिंग ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली काथिम अल जैदी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है आपके इराक, ईरान, सीरिया और जॉर्डन। तो अभी रिसेंटली जो अली फलेह खदिम जो हैं आपके इराक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इराक, और इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। इराक की कैपिटल है बगदाद। और इराक में किस तरह की गवर्नमेंट है आपकी? पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड गवर्नमेंट है आपकी। ठीक है, और इराक एक महत्वपूर्ण ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, याद रखिएगा। इराक ओपेक का भी मेंबर है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा ओपेक के कौन कौन से मेंबर हैं, और किस कंट्री ने अभी रिसेंटली ये निर्णय लिया है कि वो ओपेक की सदस्यता को छोड़ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रिगार्डिंग द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो भी हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो भी सिस्टम है उसके एपेक्स पे बैठा हुआ है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, it is a statutory regulator established under the Consumer Protection Act 2019। ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक है। बिल्कुल सही है आपका ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये एक कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडीज है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? स्टेटमेंट नंबर 2 है इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में एक क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये आपकी है डिपार्टमेंट ऑफ क्या बोलते, डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत ये कार्य करती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए, अब थोड़ा हम बहुत सारी आपकी जो स्टैट्यूटरीज बॉडी है उनको देख लेते हैं। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैसी संस्था है? ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, और इसको किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। और जो आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उनको भी इसी एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में काम करती है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज, मानवाधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रता संरक्षण में। ठीक है, अब एक और भी कुछ 3 और संस्थाएं आपकी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है आपकी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है। ये तीनों संस्थाएं आपकी संवैधानिक संस्थाएं, याद रखिएगा। सेबी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस सेबी एक्ट के माध्यम से
इसको गठित किया गया था और क्या बोलते सेबी एक्ट के माध्यम से इसको स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया था और ये रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को। आरबीआई के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि आरबीआई बहुत हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग रेगुलेशन में मतलब सेंट्रल बैंक की भूमिका में रहता है आपका आरबीआई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के माध्यम से बनाया गया था। इसको किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे? हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, याद रखिएगा हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पे आरबीआई को बनाया गया था। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से बनाया गया और ये इन्वायरमेंटल फील्ड में जस्टिस को बढ़ावा देता है। ठीक है, फिर आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसको नेशनल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के माध्यम से बनाया गया। ये कैसी संस्था है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग, इसको आरटीआई एक्ट, याद रखिएगा इसको आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से बनाया गया। ट्रांसपेरेंसी एंड आरटीआई एनफोर्समेंट में काम करता है। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। ठीक है, ये मोनोपोलीज को रोकता है। इसको कंपटीशन एक्ट 2002 के माध्यम से बनाया गया है। उसके बाद आपका फसाई है, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। इसको आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के माध्यम से बनाया गया। ट्राई ये टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है, ट्राई जो संस्था है। ठीक है, ये टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है। यूडीआई है, देखिए जो आधार इकोसिस्टम है ये सारी किसने डेवलप किया है? ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसको डेवलप किया है और उसके लिए आधार के लिए एक प्रॉपर एक्ट पास किया गया था, एक आधार एक्ट पास किया गया और ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो भी। अब देखिए हमने पहले बात की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये दोनों ही आपकी कैसे संस्थाएं हैं? आपकी ये संस्थाएं हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। जब भी महिलाओं के संबंध, महिलाओं के अधिकारों, उनके उन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संस्था का गठन किया गया। फिर आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। ठीक है, उसको सेंटर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट के माध्यम से इसको गठित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय देखिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसको नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 के माध्यम से बनाया गया। फिर नाबार्ड हो गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, ये सारे देखिए स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जितने भी ये सारे कमीशन हैं ये सारे आपके स्टैट्यूटरीज हैं। जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है और नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ये आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री रिटर्न द 11th सेंचुरी अनाई मंगलम कॉपर प्लेट टू इंडिया इन मई 2026? तो मई 2026 में 11वीं शताब्दी के आने मंगलम ताम्रपत्रों को भारत को किस देश ने लौटाया? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपके किसने लौटाए? ये लौटाए हैं आपके नीदरलैंड ने इनको लौटाए हैं और ये सारे कॉपर प्लेट से बने हुए हैं। ठीक है, और ये किस डायनेस्टी से संबंधित थे? ये आपकी चोल डायनेस्टी से संबंधित थे, याद रखिएगा चोल डायनेस्टी से ये संबंधित थे। 11th सेंचुरी, ये तो पहले ही मेंशन किया, 11th सेंचुरी और आपके चोल डायनेस्टी से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द टर्म पेलियो चैनल रिफर्स टू? तो पेलियो चैनल शब्द किसे संदर्भित करता है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए पेलियो चैनल का ये आपसे पूछा है कि पेलियो चैनल शब्द का क्या मतलब होता है। तो पेलियो का मतलब होता है कोई चीज जो ओल्ड होती हो, जो एंशियंट होती हो, याद रखिए। पेलियो शब्द का क्या मतलब होता है? ओल्ड और एंशियंट से मतलब है। चैनल, चैनल का क्या मतलब कि यहाँ कोई एक पाथ जिससे पानी फ्लो करता है। ठीक है, एक चैनल, प्रॉपर चैनल जहां से पानी फ्लो कर रहा है। तो पेलियो ओल्ड रिवर्स कोर्स प्रिजर्व बिलो द प्रेजेंट लैंड सरफेस, वर्तमान भूमि सतह के नीचे संरक्षित पुराना नदी मार्ग। ठीक है, ऑप्शन बी है न्यूली फॉर्म्ड आर्टिफिशियल कैनाल, अ मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम और कोस्टल वाटर करंट। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ओल्ड रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई चीज जो ओल्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहां आप लॉजिक के आधार पर इस प्रश्न को सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए जो सरस्वती रिवर है, अक्सर जो बोलते हैं ना कि सरस्वती रिवर, एक ऋग्वेद में जो रिवर है आपकी, जिसको सबसे सरस्वती रिवर को सबसे पूजनीय रिवर कौन सी थी उसमें, आपकी सरस्वती रिवर। और सरस्वती रिवर वर्तमान में यदि हम देखें तो ये एक पेलियो रिवर है आपकी, ठीक है। ये आपकी क्या है ना, वर्तमान में इसकी धाराएं दिखती नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, बट ये पेलियो चैनल की तरह है, ठीक है। ये एक अंडरग्राउंड रिवर की तरह कार्य कर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज बेस्ड इन हैदराबाद, ठीक है। तो आपसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित कौन सी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। तो भारत में क्या है कि CSIR की बहुत सारी लैब्स हैं। तो ये और लैब्स, हर एक लैब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को डेडिकेटेड है। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो हैदराबाद में जो लैब है वो किससे संबंधित है, ठीक है। और ये जो CSIR जो है आपके कब स्टैब्लिश किया गया था, ये स्टैब्लिश की गई थी, ये संस्था स्टैब्लिश की गई थी 1942 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। और ये किस फील्ड में कार्य कर रहे थे, ये आपका आपकी लेबोरेटरी साइंटिफिक रिसर्च के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा हैदराबाद में कौन सी रिसर्च है, तो ऑप्शन क्या क्या है आपके, CSIR नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान, CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ठीक है। और आपके ऑप्शन क्या है, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका ये आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो जो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CSIR की एक महत्वपूर्ण संस्था है और ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इंडिया रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट सीजर ऑफ विच ड्रग अंडर ऑपरेशन रैग पिल वैल्यूड एट 182 करोड़, ठीक है। तो ऑपरेशन रैग पिल के तहत भारत ने 182 करोड़ मूल्य की किस ड्रग की पहली जब्ती दर्ज की है। और आपके ऑप्शन क्या है, देखिए सबसे पहले इस ऑपरेशन के बारे में बता दे रहे हैं, एक एंटी ड्रग ऑपरेशन है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक एंटी ड्रग ऑपरेशन है, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ड्रग पकड़ा गया, तो ऑप्शन क्या है, कैप्टेगॉन, हेरोइन, कोकीन, मेथाम्फेटाइन। तो ये चारों ही आपके बैन ड्रग हैं। ये सारे जो चार ऑप्शन जो दिए साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं। अभी रिसेंटली आपके कौन सा ड्रग भारत में पकड़ा गया, कैप्टेगॉन। कैप्टेगॉन, इसको जिहादी ड्रग्स भी आप बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको जिहादी ड्रग्स भी बोलते हैं। और भारत में कौन सी संस्था है जो इस सब एंटी ड्रग ऑपरेशन को लीड करता है, वो है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच एजेंसी इन इंडिया सेंट्रल एजेंसी फॉर ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए अभी इससे पहले ही हमने बात की उस संस्था के बारे में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत की केंद्रीय मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसी कौन सी है। और आपके ऑप्शंस क्या है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो आपकी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये आपकी डील करती है, ये एंटी ड्रग्स एजेंसी है भारत सरकार की, याद रखिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आती है, ठीक है। और इसको किस एक्ट के माध्यम से, ये किस एक्ट को इन्फोर्स करता है, ये NDPS एक्ट 1955 को ये 55 को ये इंप्लीमेंट करता है, नेशनल नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। CBI के बारे में आपको मालूम है, ED आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी, ये आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसको मुंबई 28/11 के अटैक के बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा।
वन ऑफ द मेजर इवेंट ऑफ अशोका reign was the convening of the which Buddhist संघ इन 250 BC एट पाटलिपुत्र। तो अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति की आयोजन किया गया था? और आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, जो 4 महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट काउंसिल हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी आफ्टर, जब बुद्धा को निर्माण मिल गया उसके बाद, तुरंत उसके बाद हुई थी, और ये आपकी 483 BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगीर में एक जगह है सत्तपानी केव्स, वहां पे ये आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और इसके किसके शासनकाल में हुई थी? ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, जो कि हरेंग डायनेस्टी से संबंध रखते थे। और इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को उसने किसकी अध्यक्षता की थी, किसके लीडरशिप में हुई थी? महाकश्यप। ठीक है, और इस बुद्धिस्ट काउंसिल का जो आउटकम था वो क्या था? कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक एंड विनय पिटक। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। फिर आपकी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ये होती है पूरे 100 साल बाद होती है, याद रखिएगा, आपके 383 BC में। कहाँ पे? वैशाली। ये भी आपका कहाँ पे? बिहार में ही है। ये चारों देखिए, ये राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र ये बिहार में है। ठीक है, और किसके लीडरशिप में हुई थी? तब उस वक्त कौन राजा थे? काल अशोक राजा थे। काल अशोक राजा आपके सिंग डायनेस्टी से संबंध रखते थे, और चेयरमैन थे सभा कमी। और इसमें आपका स्प्लिट इनटू स्वताम्रतन एंड मंगस्थम। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी 250 BC में होती है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी होती है। और इसको किसकी लीडरशिप में हुआ था? किसके शासनकाल में हुई थी? अशोका, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। और इसकी अध्यक्षता की थी मोगालिप्तिसा ने। ठीक है, और इसमें आपकी तीसरी जो महत्वपूर्ण बुक है बुद्धिस्ट की, अभिधाम पिटक। और इसी में निर्णय लिया गया था कि बौद्ध धर्म को विदेशों में भी फैलाया जाएगा। और अशोक ने अपने बेटा और पुत्री को भी इसको स्प्रेड करने के लिए भेजा था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है आपकी 72 AD में। कुंडलबन कहाँ? कश्मीर में। किसके लीडरशिप में? तब कौन शासन था? कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी से संबंध रखता है। और चेयरमैन कौन थे? वासुमित्र। और इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो आपका बौद्ध धर्म था वो हीनयान एंड महायान सेक्ट में डिवाइड हो गया था। अब देखो, आप इसका जवाब देना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो अशोका के टाइम पे कौन सी मीटिंग हुई थी, कौन सी काउंसिल हुई थी? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ओवर थ्रू द नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ होम। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? और आपके ऑप्शन क्या है? स्कंदगुप्त आपके किससे संबंध रखते हैं? गुप्ता डायनेस्टी से। और देखिए, मौर्यन डायनेस्टी के बहुत समय बाद आपकी गुप्ता डायनेस्टी आती है। चंद्रगुप्त सेकंड भी आपके गुप्ता डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। विष्णुगुप्त मतलब जिनको चाणक्य, विष्णुगुप्त का ही दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, उनकी सहायता से आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके नंद वंश को उखाड़ फेंका था। और किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, ठीक है, इसको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, साम दाम दंड भेद। ठीक है, और आपके आचार्य चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आपके अर्थशास्त्र। ठीक है, ये सारे सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही हाईली इंटेलेक्ट वाले व्यक्ति, इसलिए मैं इनको जी लगा के भी बात करता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ इंडिका एन अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर द रेन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से इंडिका के लेखक कौन थे जो मौर्य वंश के शासनकाल में भारत का वर्णन करते हैं? ठीक है, तो यहां आपसे क्या पूछा कि इंडिका पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रैबो, ठीक है, प्लानी, डियोडोरस सेकुलस और मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये पुस्तक मेगास्थनीज कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आपके ग्रीक एम्बेसडर के क्या बोलते उसको,
एम्बेसडर थे। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही। इसी पुस्तक के माध्यम से, देखिए इस मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी, इसी पुस्तक के माध्यम से जो मौर्यन एम्पायर है उसको हिस्ट्री को लिखा गया है, मतलब उसकी उससे जो वर्णन किया गया उसको आधार बना किया, उससे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेके मौर्यन शासनकाल को के बारे में के बारे में हम जानते हैं आज। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। द रूफ टॉप ऑफ गुरु गोविंद गुरु हेमकुट साहब इज इन द शेप ऑफ अनटर्न। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो गुरु हेमकुंड साहब है जो कि उत्तराखंड में, कहाँ पे ये आपकी गुरुद्वारा, कहाँ पे गुरु हेमकुंड साहब आपकी, कहाँ पे गुरु हेमकुंड साहब गुरुद्वारा जो है आपकी कहाँ पे, ये है आपकी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बहुत ऊंचाई पे है ये गुरुद्वारा। ठीक है, और इसकी जो गुरुद्वारा है, इसका जो शेप है, उसका जो रूफ टॉप है वो कैसा है। ठीक है, ऑप्शन है लोटस, सनफ्लावर, रोज और मैरीगोल्ड। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के जो मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, वहां आपको लोटस कमल के फूल को देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच इंटरनेशनल ट्रीटी वाज अडॉप्टेड इन 1992 टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिपेयर फॉर इट्स इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और इसके प्रभावों को तैयारी के लिए 1992 में कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी। ऑप्शन है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। ठीक है, तो ये तो देखो सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ कि मीनामाटा कन्वेंशन किससे संबंधित है, मरकरी से। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये ओजोन लेयर से संबंधित हो गया। स्टॉकहोम कन्वेंशन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित हो गया। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी ऑप्शंस कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं कि बड़े ऑप्शंस के आधार पर ही आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, और ये कब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसी को क्या बोलते हैं, अर्थ समिट 1992 भी बोलते हैं, 1992 भी बोलते हैं इसी को ही। ठीक है, फिर एक पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ। पेरिस एग्रीमेंट आपका कब होता है, 2015 में। पेरिस एग्रीमेंट होता है आपका, पेरिस एग्रीमेंट होता है आपका 2015 में, 2015 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ एपिक पोएम कमायनी। निम्नलिखित में से महाकाव्य कमायनी के लेखक कौन है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या है, जयशंकर प्रसाद, गोपाला शरण सिन्हा, महादेवी वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब रहेगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रिगार्डिंग इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के परमाणु परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 वाज कॉल्ड स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो 1974 में भारत के जो पहले परमाणु परीक्षण किया गया उसको क्या कोड नेम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ठीक है, अच्छा ये जो आपका, ये जो जितने भी आपके न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं वो कहाँ पे किए गए हैं, वो पोखरण रेंज में किए, पोखरण रेंज में किए गए हैं। और पोखरण रेंज कहाँ पे आपकी, ये रेंज है आपकी राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, और जब फर्स्ट आपका टेस्ट किया गया था उस वक्त कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्री इंदिरा गांधी जी। और पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड इन 1992 एंड वर आल्सो नोन एज ऑपरेशन शक्ति। तो पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण 1998 में किए गए थे और इन्हें ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। अच्छा, इन्हीं देखिए 11 मई को देखिए जो दूसरा टेस्ट किया गया था इसको ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अच्छा इसी को पोखरण सेकंड जो है आपके 11 मई और 13 मई को ये टेस्ट कंडक्ट किए गए थे।
ठीक है, 1998 में। इसीलिए 11 मई को हम क्या मनाते हैं, 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। याद रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो इसी चीज को मैं कमेमोरेट करने के लिए हम इस नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द टर्म बैक स्टेप इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। ठीक है, तो बैक स्टेप सब निम्नलिखित में से किस खेल में उपयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी और वॉलीबॉल। तो बैक स्टिक शब्द आपका हॉकी स्पोर्ट में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ठीक है, और बैक स्टेप और हॉकी से संबंधित और कौन कौन से शब्द हैं आपके? ठीक है, जैसे पेनाल्टी कॉर्नर है, पेनाल्टी कॉर्नर, आप पेनाल्टी कॉर्नर हो गया। ठीक है, आपका बुली हो गया, स्कूप हो गया, स्कूप हो गया, ड्रिबल हो गया। ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके हॉकी स्पोर्ट से संबंधित है। और आपका बुली हो गया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके हॉकी। अच्छा, इंडिया ने सबसे ज्यादा यदि गोल्ड मेडल किसी स्पोर्ट में ओलंपिक में जीते हैं तो वो हॉकी में जीते हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा कि भारत ने सबसे ज्यादा यदि ओलंपिक मेडल किसी स्पोर्ट में जीता है तो वो हॉकी में जीता है। ठीक है, और ठीक है, और यदि हम वॉलीबॉल में देखें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इसमें आपको दिख जाएगा स्पाइक, ब्लॉक, ठीक है, सर्व, ठीक है, आपका स्पाइक। ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि वॉलीबॉल में यूज होते हैं। इसमें क्या है, जैसे रीबाउंड, इसमें शब्द यूज होता है रीबाउंड, लेअप, लेअप, ट्रिपल, ट्रिपल। देखिए ये शब्द देखिए आपका यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत जगह आपको सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उससे परेशान मत होइएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या है, स्मैश, बैडमिंटन में क्या, स्मैश, ड्रॉप, क्लियर, ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका किस आर्टिकल नंबर 51 से ये संबंधित है। तो रिगार्डिंग आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपका जो पार्ट 4 है वो किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। ठीक है, और इसमें आर्टिकल कितने शामिल? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51। तो ये आपका किस पार्ट में जाएगा? पार्ट 4 में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अच्छा, अब देखते हैं, अब जो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 इज कंटेन्ड विद इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अनुच्छेद 51 संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका, ये स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। ठीक है, इट प्रमोट्स ग्लोबल पीस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड सर्व्स एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो यह वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है तथा भारत की विदेश नीति के लिए मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि जो आर्टिकल 51 है ये आपका किससे संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है, कि भारत किस तरह की विदेश नीति अपनाएगा, किस तरह की भारत सरकार को विदेश नीति अपनानी चाहिए, तो ये उससे संबंधित है। ये इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि भारत ये आर्टिकल भारत सरकार या स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उनको शांतिपूर्वक ढंग से निपटाएं। आप इनको बातचीत के माध्यम से उन मुद्दों को निपटाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत कम ऐसी संविधान है जिसमें उसकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी राज्य को डायरेक्ट किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 है, बी में ओनली 2 है, सी में बोथ 1 एंड 2 है, डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, रिगार्डिंग सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सीपीआई का मतलब क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन शब्द का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस राइस, जनरल प्राइस राइस, ठीक है। तो ये हो गया आपकी महंगाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कई सारी इंडेक्सेस हैं, उनमें से दो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस जो हैं आपकी, एक तो गई सीपीआई, सीपीआई हो गई जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरी बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। दो ये भारत की दो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हैं जिसके माध्यम से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपके रिटेल लेवल की खुदरा स्तर की महंगाई को मेजर करती है, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई जो है आपकी वर्ल्ड प्रोड्यूसर लेवल पे ये आपकी इन्फ्लेशन को मेजर करती है। अच्छा, जो आपकी सीपीआई, इसमें गुड्स, ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल की जाती हैं, याद रखिएगा। जबकि आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स को शामिल किया जाता है। तो आपकी जो जैसे सीपीआई है, सीपीआई आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर दे रही होती है किसके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। डब्ल्यूपीआई उतनी अच्छी पिक्चर नहीं देती क्योंकि उसमें सिर्फ गुड्स शामिल हैं, ठीक है। और इसमें किसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया, इसको फूड, इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज आपका फूड सेक्टर को दिया जाता है। क्योंकि देखो गरीबों को, जो समाज के जो जो समाज के जिनकी ऐसा वर्ग जिनकी आय सबसे कम है, उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, फूड। देखिए सबसे पहले व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करता है, उसके बाद लग्जरी चीजों की तरफ जाता है। तो फूड, रोटी कपड़ा मकान सबसे पहली जरूरत होती किसी भी व्यक्ति को एक सम्मानित जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया, फूड सेक्टर को दिया गया है। जबकि आपके डब्ल्यूपीआई में लोअर वेटेज है आपका किसको, फूड सेक्टर को। उसके बाद इसका क्या है, रिटेल लेवल पे रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है और इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। अच्छा, इसको रिलीज कौन करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ इसको रिलीज करता है। एनएसओ किसके अंडर में आता है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। और इसको कौन रिलीज करता है, ओईसीडी, ओसीई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ये आपका ये आता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय के मतलब ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको रिलीज करता है। तो ये एग्जाम में आप अक्सर पूछ लिया जाता है कि सीपीआई को कौन रिलीज करता है और आपकी डब्ल्यूपीआई। अच्छा, सीपीआई का एक और जो भी आपके जो आरबीआई है, आरबीआई जो इन्फ्लेशन टारगेट जो निर्धारित करता है वो किसके आधार पर करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जो हमारी मौद्रिक नीति है उसको, मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी है। और भारत में अभी इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, 4+-2, मतलब महंगाई जो है आपकी मतलब जो एक्सट्रीम लेवल है वो क्या है, 6% तक है। आरबीआई इंश्योर करता है कि महंगाई एक सीमा से अधिक ना जा पाए। और वो किस चीज के आधार पे मेजर करता है, वो करता है सीपीआई के आधार पे, सीपीआई के आधार पे मेजर करता है। अच्छा, जो सीपीआई है, सीपीआई में भी बहुत सारी इंडेक्सेस हैं, कई कैटेगरीज की भी इंडेक्सेस इसमें हैं आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी अलग है, ठीक है। तो ये है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर प्राइस चेंज एट द रिटेल लेवल, बिल्कुल सही है भाई। वाइल होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर प्राइस चेंज एट द होलसेल लेवल या प्रोड्यूसर लेवल पे भी बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। सीपीआई इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। वाइल डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स ओनली गुड्स एंड डज नॉट ट्रैक सर्विसेज, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जो डब्ल्यूपीआई है उसमें सिर्फ आपकी गुड्स शामिल हैं, जबकि सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज शामिल हैं। और सबसे ज्यादा वेटेज किसको दे रहा है, फूड सेक्टर को दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। अब विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबो इज आर करेक्ट, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सी आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आपकी कौन सी इंडेक्स यूज होती है, सीपीआई। अच्छा, कथकली वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज
प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से कथकली मुख्य रूप से किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये तो सब आप लोगों को याद भी होंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? देखिए ऑप्शन क्या है, असम दिया गया है, मणिपुर दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है और केरला। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। अब देखिए भरतनाट्यम, भारत के कितने क्लासिकल डांस है? क्लासिकल डांस है आपके नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेस कितने? 8। ठीक है, उसमें से भरतनाट्यम जो कि ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है आपका, ये तमिलनाडु से संबंधित है। कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली आपका केरला से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। फिर मोहिनीअट्टम, देखिए केरला ही एक ऐसा राज्य है जहां से 2 क्लासिकल डांस संबंधित है, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम केरला। फिर उड़ीसी से उड़ीसा और सतारिया आपका असम से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO हाइजीन रेफर्स टू, ठीक है, डॉट 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 एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन डॉट 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 एंड। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बताना है कि हाइजीन की परिभाषा यहाँ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हाइजीन की क्या परिभाषा उसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? सिचुएशंस, फिटनेस, प्रिवेंट। देखिए यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको वो वर्ड रखने हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो हाइजीन रेफर्स टू सिचुएशंस, ठीक है, सॉरी अब क्या ऑप्शन है? सिचुएशन, फिटनेस एंड प्रिवेंट, वैल्यू, हेल्थ एंड स्टॉप, कंडीशन, साइकी, रिटार्ड, कंडीशन, हेल्थ एंड प्रिवेंट। तो WHO के अनुसार हाइजीन की परिभाषा क्या रहेगी? के अनुसार है कि हाइजीन रेफर्स टू कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, तो ये आपका किसके अनुसार ये परिभाषा है? आपकी WHO के अनुसार है। अब देखो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए ब्रिक्स जो है, देखिए ये ब्रिक्स भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और 2026 में भारत इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा ब्रिक्स का जो गठन है, इसका जो ब्रिक्स की जो पहली समिट हुई थी वो 2009 में हुई थी और इसका कोई ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखिएगा। ब्रिक्स समूह का कोई भी ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स समूह की यदि इनिशिएटिव की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपकी जो है ब्रिक्स संस्था की इनिशिएटिव है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई कहाँ है? चाइना में है आपका, याद रखिएगा चाइना। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन है ये 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। उसके बाद साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जो है आपका, इसका कब गठन किया गया था? इसका 1985 में। अच्छा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन में कितने सदस्य हैं? 8 कंट्री हैं। मतलब साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज है? साउथ एशिया में कंट्रीज हैं आपकी 8। और ये साउथ एशिया जिसमें भारत की लोकेशन साउथ एशिया में है, ठीक है, उसमें उन देशों का ये संगठन है और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, जो कि किसकी कैपिटल है? नेपाल की कैपिटल है। याद रखिएगा अभी नेपाल में बालेन शाह की गवर्नमेंट आई है। नए जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? बालेन शाह। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क सिटी में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1948 में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में और इसको वॉशिंगटन DC यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर ये 1945 में गठन होता है, वॉशिंगटन DC में इसका वो है हेडक्वार्टर। नाटो, बहुत अक्सर आप सुनते होंगे नाटो के बारे में। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में। ब्रुसेल्स आपका कहाँ पे? बेल्जियम में। ठीक है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर का गठन कहाँ हुआ? ये 1993 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। तो कुछ महत्वपूर्ण संगठन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इनके यहाँ पे हेडक्वार्टर और कब वो स्टैब्लिश किए हुए हैं वो मैंने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है।
ठीक है। अब इस सेट का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं। रिगार्डिंग द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? द कॉरिडोर इज इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। एंड यूजेस जापानी शिनकेन टेक्नोलॉजी। यह कॉरिडोर भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें जापानी शिकानसेन तकनीक का उपयोग किया गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है किसके सहयोग से भारत में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। द कॉरिडोर कवर्स ओनली 3 स्टेशन। देखिए अगेन, जहां एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए सावधान हो जाइए। मुंबई, सूरत और अहमदाबाद। ठीक है, तो आप देखो ये क्या है कि इसमें 3 स्टेशन नहीं है शामिल, कई मल्टीपल स्टेशन है। ठीक है, यह कॉरिडोर केवल 3 स्टेशन मुंबई, सूरत और अहमदाबाद को कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि एक और भी स्टेशन को कवर करता है। और ये कितने स्टेट्स में फैली है? ये महाराष्ट्र और गुजरात में ये फैली। महाराष्ट्र और गुजरात में ये रेल प्रोजेक्ट है आपका। महाराष्ट्र और गुजरात में। और ये कहाँ से किन 2 सिटीज को कनेक्ट करता है? ये अहमदाबाद और मुंबई को कनेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, जहां कहीं भी आपको एब्सोल्यूट वर्ड मिल जाए तो सावधान हो जाइएगा और ऐसे स्टेटमेंट को जरूर दोबारा से पढ़िएगा। और ऐसे स्टेटमेंट अक्सर गलत होते हैं, मतलब इन जनरल वो स्टेटमेंट गलत होते हैं, हमेशा नहीं होंगे, लेकिन 90% वो स्टेटमेंट गलत होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबो इज आर करेक्ट। उपयोग ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेट नंबर 50 कंप्लीट हो जाता है। देखिए, अभ्यास डीपीक्यू का एक सेट अपने आप में एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर की तरह है। इसको आप करते जाइए, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। जो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको अप्लाई करने में बहुत मदद करेगा, आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। मैं बहुत सारे एडिशनल पॉइंट आपको देता हूँ, वो आपकी नॉलेज बेस को बढ़ाएगा। देखिए एग्जाम में किसी को नहीं मालूम क्या पूछा जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ नहीं मालूम होता कि एग्जाम में ये ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना अधिक होती है, हम वो सारे सेगमेंट कवर कर रहे हैं। ठीक है, और हम अपने नॉलेज बेस को बढ़ा रहे हैं। नॉलेज बेस बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, जब आपका नॉलेज बेस अच्छा होता है तो आपको आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपको पता होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो चीज़ें आप अच्छे से कर पाते हो। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होते हैं, तो क्या होता है कई बार ऑप्शंस के आधार पे ही चीज़ों को आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाते हो। ठीक है, कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाते हैं, उसके आधार पे आप चीज़ों को कर ले जाते हो। देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, अच्छे से अपना फॉर्म फिल करिए, तैयारी में जुट जाइए, कंपटीशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, मेरिट बढ़ेगी। बस इंश्योर करिए कि 2026 में सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू।